हेलो डियर स्टूडेंट। इस वीडियो में हम लोग ईयर 2023 के एक पीवाईक्यू पेपर को कंप्लीट करने वाले हैं। ये उसके इंस्ट्रक्शन है, ये नॉर्मल चीज है ना। बायो और बायो वाले टर्म को यहाँ पे कंप्लीट नहीं करेंगे ना। क्वेश्चन मैं आपको शो कर दूंगा। अगर आपको आंसर आ रहा होगा तो आप आंसर दे लेना, और नहीं आ रहा होगा तो उसको मैं फिलहाल स्किप कर दूंगा। आप स्क्रीनशॉट लेके रख लेना, या फिर मैं इसका जो पीडीएफ होगा ना वो मैं शेयर कर दूंगा। ठीक है। देखो, पहला क्वेश्चन का आंसर बताओ कि यू वांट टू टेस्ट फॉर हार्डनेस ऑफ द वाटर बट हार्ड वाटर इज नॉट अवेलेबल इन द लेबोरेटरी। विच द फॉलोइंग कंपाउंड में डिजोल्व इन द प्योर वाटर टू मेक इट हार्ड। तो जो भी टर्म्स होते हैं ना, सोडियम से रिलेटेड नहीं, मैग्नीशियम और कैल्शियम से रिलेटेड जो भी आपके पास कंपाउंड्स होंगे, इनके कॉम्बिनेशन को कई बार बोला जाता है क्या कि ये वाटर की हार्डनेस है ना। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो क्या होगा? बी होगा। सल्फेट ऑफ मैग्नीशियम का मतलब क्या, इसका फॉर्मूला क्या होगा? MgSO4। ठीक है। और क्लोराइड ऑफ कैल्शियम का मतलब क्या? CaCl2। इस तरह के जो कंपाउंड्स लाई करते हैं वाटर में, उससे वाटर की हार्डनेस इंक्रीज हो जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। विच द फॉलोइंग प्रॉपर्टीज ऑफ कार्बन इज नॉट रिस्पॉन्सिबल फॉर इट्स फॉर्मेशन ऑफ लार्ज नंबर ऑफ कंपाउंड्स। देखो, मैंने बताया था कार्बन की इंपॉर्टेंट दो प्रॉपर्टी होती हैं। कौन सी प्रॉपर्टी? एक तो टेट्रावैलेंसी, जो ये एक्सप्लेन करता है क्या कि कार्बन की चार वैलेंसी होती है, जिसके बेसिस पे वो कोवेलेंट बॉन्ड को क्रिएट कर लेता है। और एक सेम वही प्रॉपर्टी कैटेनेशन की थी। ये दो प्रॉपर्टी तो कार्बन में लाई की जाती है। सारे के सारे कार्बन कंपाउंड्स, लार्ज कंपाउंड जो होते हैं कार्बन की, उसमें आइसोमेरिज्म भी पाया जाता है। मतलब एक ही फॉर्मूले के हम लोग कई सारे स्ट्रक्चर ड्रॉ कर सकते हैं। पर यहाँ पे जो करेक्ट आंसर होगा क्या? एलोट्रॉपी। ये जो होगा ना, ये रिस्पॉन्सिबल नहीं है कार्बन के लार्ज कंपाउंड्स को बनाने के लिए। तो करेक्ट आंसर क्या होगा? एलोट्रॉपी होगा। सी इज करेक्ट आंसर ना। ये मैंने बस उसकी प्रॉपर्टीज के लिए टिक किया था। चलो ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन। विच ऑफ द फॉलोइंग विल अलाउ द इलेक्ट्रिसिटी टू फ्लो थ्रू इट। और देखो, इनमें से किसके थ्रू हम लोग इलेक्ट्रिसिटी को फ्लो होता हुआ देख सकते हैं? ग्लूकोज के थ्रू हो सकता है क्या? नहीं। ड्राई HCl। अच्छा, इलेक्ट्रिसिटी के लिए मुझे चाहिए क्या होता है वैसे? इलेक्ट्रिसिटी के लिए मुझे चाहिए होता है क्या? पार्टिकल चाहिए होते हैं, फ्री चार्ज पार्टिकल चाहिए होते हैं, जिसकी बेसिस पे कंडक्शन हो पाए। क्योंकि अगर इलेक्ट्रिसिटी को डिफाइन भी करते हैं ना, तो डिफाइन करने के लिए जो टर्म यूज करते हैं वो क्या यूज करते हैं? रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज। चार्ज का किस रेट से फ्लो होना ही क्या कहलाता है? इलेक्ट्रिक करंट कहलाता है। इसका मतलब क्या कि करंट के लिए कंपलसरी है चार्ज पार्टिकल का होना। ग्लूको ग्लूकोज की अगर हम लोग बात करें ना, तो ग्लूकोज का जो फॉर्मुला होता है C6H12O6। यहाँ पे बताया गया क्या कि ग्लूकोज में जब इसको ब्रेक करते हैं ना, तो यहां से कोई भी चार्ज पार्टिकल रिमूव नहीं होता। इसका मतलब ये वो कंपाउंड है जिसमें कोई चार्ज पार्टिकल नहीं है। ड्राई HCl की बात करें, HCl वैसे कहने को तो अपने पास हाइड्रोक्लोरिक एसिड है, लेकिन ये एसिडिक बिहेवियर तब आता है जब इसमें हम लोग क्या यूज करते हैं? ऐड करते हैं वाटर, ऐड करते हैं। मतलब HCl का ड्राई फॉर्म एसिड जैसा वर्क नहीं करता। अगर ये एसिड होता तो डेफिनेटली इसमें क्या होता? कंडक्शन देखने को मिलता। रीजन होता है क्या कि इसके H+ आयन के फॉर्मेशन। देन इसके बाद अल्कोहल। अल्कोहल भी हम लोग अगर देखें तो ये OH का फॉर्मेशन जरूर करता है, लेकिन ये OH क्या होता है? हाइड्रोक्साइड नहीं होता है ना। ये उसका ग्रुप होता है, और जो ये रिप्रेजेंट बिल्कुल नहीं करता कि यहाँ पे कोई चार्ज पार्टिकल है। तो अपने पास एक सबसे बढ़िया ऑप्शन मिलता है, कौन सा? फोर्थ वाला, डाइल्यूट H2SO4। ये क्या है? डाइल्यूट H2SO4 एक सल्फ्यूरिक एसिड है। और क्योंकि ये एसिड है तो इसमें इसको ब्रेक करते समय हम लोग को चार्ज पार्टिकल के फॉर्म में कुछ ऐसे मिल जाते हैं। और यही चार्ज पार्टिकल रिस्पॉन्सिबल होते हैं कंडक्शन के लिए। तो करेक्ट ऑप्शन यहाँ पे क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा। वेरी गुड। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। है ना, इन द इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ वाटर। अगर मैं इलेक्ट्रोलिसिस को एक्सप्लेन कर दूं तो समझने की कोशिश करना कि मेरे पास एक ऐसा बीकर जिसमें क्या है? वाटर फिल है ना। इस वाटर में अपने पास दो टर्मिनल है। एक टर्मिनल जिसको हम लोग पॉजिटिव सप्लाई से कनेक्ट कर देते हैं, और दूसरा जो होता है उसको किससे कनेक्ट कर देते हैं? नेगेटिव सप्लाई से कनेक्ट कर देते हैं। जो पॉजिटिव से कनेक्ट करते हैं उसको बोलते हैं क्या? एनोड बोलते हैं। इसे क्या बोलते हैं? एनोड बोलते हैं। और जो नेगेटिव से कनेक्टेड होता है उसको क्या बोलते हैं? कैथोड बोलते हैं। इसके अंदर का जो सोल्यूशन होता है इसे बोलते हैं क्या? इलेक्ट्रोलाइट। और कंबाइनली ये दोनों जो टर्मिनल होते हैं ना, इनको हम लोग क्या बोलते हैं? इलेक्ट्रोड बोलते हैं। इतनी कहानी तो बढ़िया।
हम लोग क्या करना चाह रहे हैं कि ये जो H2O है ना, इसको क्या करते हैं, इलेक्ट्रिसिटी पास करते हैं। यहाँ से जो सप्लाई है ना, ये डीसी सप्लाई प्रोवाइड करते हैं हम लोग। और जैसे ही इलेक्ट्रिसिटी पास होती है ना, देन होता क्या है कि यहाँ से गैस के पार्टिकल ना, मतलब ये वाटर के जो पार्टिकल हैं वो वेपर कर बन के रिलीज होने लगते हैं। तो वेपर में क्या क्या पार्ट होंगे, हाइड्रोजन के वाले पार्ट होंगे और ऑक्सीजन वाले पार्ट होंगे, बिल्कुल होंगे, है ना। बात समझना। अगर एनोड की तरफ देखें, क्योंकि ये पॉजिटिव टर्मिनल है, तो इससे रिलीज होने वाले ये किस फॉर्म में ब्रेक हो जाएंगे, यहाँ पे एक H प्लस होगा और दूसरा क्या होगा, O2 नेगेटिव होगा। तो जो नेगेटिव पार्टिकल होंगे ना, या दूसरे वर्ड में बोले, जो क्या होंगे, एनायन होंगे। जो एनायन होंगे, है ना, वो किस तरफ अट्रैक्ट होंगे, वो अट्रैक्ट होंगे किसकी तरफ, इस पॉजिटिव टर्मिनल की तरफ। ठीक है। अब पॉजिटिव टर्मिनल की तरफ अट्रैक्ट होंगे, इसका मतलब क्या कि यहां से जो रिलीज होने वाली गैस होगी वो कौन सी गैस होगी, O2 गैस होगी। जो पॉजिटिव H प्लस आयन है वो किस तरफ अट्रैक्ट होंगे, वो नेगेटिव टर्मिनल की तरफ अट्रैक्ट होंगे। इसका मतलब यहां से जो रिलीज होने वाली गैस होगी वो कौन सी होगी, H2 गैस होगी, है ना। अच्छा, अब उन्होंने बोला क्या है, इफ द मास ऑफ द गैस कलेक्टेड एट द एनोड इज Ma। एनोड पे जो मास कलेक्ट हो रहा है ना, वो कौन सा है, Ma है। ये किसका मास होगा, ऑक्सीजन का मास होगा। एंड द मास कलेक्टेड, मास ऑफ गैस कलेक्टेड एट द कैथोड इज Mc। यहाँ पे जो ले लेते हैं क्या, Mc। यहाँ पे जो मास होगा वो किससे रिलेटेड होगा, हाइड्रोजन से रिलेटेड होगा, और ये जो होगा वो किससे रिलेटेड होगा, ऑक्सीजन से रिलेटेड होगा। अब अपने पास जो पूछा गया है वो क्या पूछा गया है कि व्हाट इज द रेशियो ऑफ Mc अपॉन Ma। देन इसका जो केमिकल रिएक्शन बनेगा वो किस तरीके का होगा, वो कुछ इस तरीके का होगा, H2O। और जब इसको ये ब्रेक होगा तो ये किस फॉर्म में ब्रेक होगा, H2 गैस एंड O2 गैस के फॉर्म में। अगर मैं इसको बैलेंस कर दूं तो यहाँ पे 2 और यहाँ पे 2 प्लेस कर देंगे। यहाँ से एक चीज समझ में आती है क्या, कि ये जो प्रोडक्ट मिल रहे हैं ना, यहाँ पे जो हाइड्रोजन का जो प्रोडक्ट है, इसका अगर हम लोग मोलर मास फाइंड करें, मोलर मास ऑफ H2 गैस, ये क्या है, 2 ग्राम पर मोल। और इसी तरीके से अगर मैं मोलर मास फाइंड करें, मोलर मास ऑफ O2 गैस, ये कितना हो जाएगा, दैट इज 32 ग्राम पर मोल। ठीक है। ये कहाँ से आया, 2 ग्राम, क्योंकि हाइड्रोजन एटम का एटॉमिक मास जो होता है वो 1 होता है। यहाँ पे 2 एटम्स हैं तो कितना हो जाएगा, 2 ग्राम पर मोल हो जाएगा। सेम यहाँ पे अगर ऑक्सीजन की बात करें तो ऑक्सीजन का एटॉमिक मास जो होता है वो कितना होता है, 16 होता है। एटम्स कितने हैं, 2 हैं, तो टोटल कितना हो जाएगा, 32 ग्राम हो जाएगा। अब आपसे जो पूछा गया है कि व्हाट इज द मास, है ना, मास पूछा गया है कैथोड से रिलीज होने वाली गैस का और एनोड से रिलीज होने वाली गैस का। तो कैथोड से रिलीज होने वाली जो गैस है वो क्या है, MC जो है ना, ये क्या है, ये क्या है आपका मोलर मास ऑफ हाइड्रोजन है, और ये क्या है, मोलर मास ऑफ ऑक्सीजन है, जो एनोड से रिलीज हो रही है। ठीक है, एनोड से रिलीज हो रही है। तो MC/Ma अगर फाइंड करेंगे तो क्या आ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे MC कितना हो जाएगा, बेटा यहाँ पे देखना, H2 के 2 मॉलिक्यूल हैं, तो यहाँ पे क्या करेंगे, 2 × 2, और यहाँ पे ऑक्सीजन का 1 मॉलिक्यूल, इसलिए 1 × 32। तो यहाँ से रिजल्ट कितना जाएगा, 2 × 4 अपॉन में 32, और इससे आंसर जो आएगा कितना जाएगा, 4 × 1 = 4, 8 × 32। ठीक है, तो आंसर करेक्ट कौन सा होगा, 1/8, दैट इज 1/8। ये डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। ऑप्शन ए हो जाएगा ना, बिल्कुल। ठीक है। हम लोग के पास ये ऑक्सीडाइजिंग एजेंट के फॉर्म में ये चीज हम लोग के पास कार्बन कंपाउंड्स में देखने को ही मिली थी, कि एसिडिफाइड पोटेशियम डाइक्रोमेट और एल्कलाइन पोटेशियम पर मैग्नेट, ये दोनों किसके लिए यूज किए जाते थे, कैटलिस्ट के जैसे यूज किए जाते थे और ऑक्सीडाइजिंग एजेंट थे, है ना। ऑक्सीडेशन वाले पार्ट में हम लोगों ने इसको देखा भी था, कि ये कंपाउंड से ऑक्सीजन को क्या कर रहे थे, ऐड कर रहे थे, और कार्बोक्सिलिक एसिड ग्रुप बन रहा होता है। करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, फिफ्थ का ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। सेलेक्ट फ्रॉम द फॉलोइंग कंपाउंड विच इज नॉट बेस। इनमें से कौन सा बेस नहीं है बेटा, ये मुझे बताना है। ध्यान से देखना, अगर मैं सोडियम हाइड्रोक्साइड का फॉर्मूला लिखूं तो क्या बनेगा, NaOH। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का फॉर्मूला CaOH का होल ट्वाइस। सोडियम सल्फेट का फॉर्मूला, सॉरी, Na2SO4। और जिंक ऑक्साइड का फॉर्मूला ZnO। बात समझ गए? देखो ये OH और OH से तो बहुत कुछ क्लियर है कि ये तो है ही बेस। Na2SO4 ये बेस है क्या, ये बेस नहीं है। इसे हम लोग क्या बोलते हैं, सॉल्ट बोलते हैं। ठीक है। क्या ZnO बेस है, बिल्कुल। जितने भी मेटल ऑक्साइड होते हैं वो सारे किस नेचर के होते हैं, बेसिक नेचर के होते हैं। वहीं अगर मैं बोलूं क्या, नॉन मेटालिक ऑक्साइड, तो ये कैसे होते हैं, ये एसिड नेचर के होते हैं। मैंने एग्जांपल भी बताया था, नॉन मेटालिक ऑक्साइड जैसे CO2, NO2, SO2, ये सब क्या है,
ये नॉन मेटलिक ऑक्साइड एसिडिक नेचर के हैं, कि ये वाटर के साथ रिएक्ट करके अब क्या बना लेते हैं, H2CO3, कार्बोनिक एसिड, है ना। ये वाटर के साथ रिएक्ट करके क्या बना लेते हैं, HNO2 बना लेते हैं, नाइट्रस एसिड। ये वाटर के साथ रिएक्ट करके क्या बना लेते हैं, H2SO3 बना लेते हैं, सल्फ्यूरस एसिड, है ना। ये क्या है, ये सारे के सारे क्या है, एसिड है। इसका मतलब यहाँ पे ये तो H2O तो न्यूट्रल था, तो ये एसिडिक बिहेवियर कहाँ से आया होगा, ये नॉन मेटलिक ऑक्साइड से आया। मेटलिक ऑक्साइड का बहुत सारे एग्जाम्पल, जैसे अपने पास एक एग्जाम्पल क्या, Na2O कैसा है, बेसिक है, रीजन मेटलिक ऑक्साइड, है ना। ZnO कैसा है, बेसिक ऑक्साइड, ठीक है। क्या है ये, बेसिक ऑक्साइड। अच्छा, ZnO के साथ तो एक खास प्रॉपर्टी और है, ये क्या है, एम्फोटरिक ऑक्साइड है। क्या है ये, एम्फोटरिक ऑक्साइड है। इसका मतलब क्या कि ये एक टाइम पे एसिड और एक टाइम पे बेस जैसा रिएक्ट करता है ना। इसलिए इसको मैं ये नहीं बोल सकता कि एसिड है, इसको मैं क्या बोलूंगा, इसको बेस ही बोलूंगा। तो करेक्ट आंसर यहाँ पे क्या हो जाएगा, सी वाला हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। 2 ग्राम ऑफ सल्फर पाउडर इज बर्न इन द चाइना डिश एंड द फ्यूम्स आर कलेक्टेड इन द टेस्ट ट्यूब, है ना। जो उसमें से रिलीज होने वाली जो फ्यूम्स है उसको क्या कर लिया गया, टेस्ट ट्यूब में कलेक्ट कर लिया गया। इसके बाद वाटर को ऐड कर दिया गया, है ना। वाटर को ऐड कर दिया गया, देन होगा क्या, बात समझो भाई मेरी। मेरे पास एक चाइना डिश है जिसमें एक हीट प्रोवाइड की जाती है ना। और उसमें रखा क्या गया है, सल्फर का पाउडर रखा गया है। क्या रखा गया है, सल्फर का पाउडर रखा गया है 2 ग्राम, है ना। 2 ग्राम सल्फर का पाउडर रखा गया है, और यहाँ से इस चाइना डिश को क्या दिया जा रहा है, हीट दिया जा रहा है। इसके बाद होगा क्या, इससे जो रिलीज होने वाली गैस होगी ना बेटा, उसमें गैस का मतलब क्या, वो सल्फर गैस है, जिसको मैं किसके साथ रिएक्ट करा देता हूँ, H2O के साथ, है ना। तो रिजल्ट ये क्या देगा, ये देगा क्या, SO2 देगा। और क्योंकि ये नॉन मेटेलिक ऑक्साइड है, क्या है ये, नॉन मेटेलिक ऑक्साइड है, जिसकी वजह से होगा क्या, कि इसका जो बिहेवियर होगा वो कैसा होगा, एसिड की जैसा होगा। और एसिड में होता क्या है, एसिड में कोई भी ब्लू लिटमस जो होता है, ब्लू लिटमस, वो कन्वर्ट हो जाता है किस में, रेड में। अगर रेड लिटमस हुआ तो क्या होगा, रेड लिटमस सेम अपने उसी कलर के साथ बने रहता है। तो ऐसा जो ऑप्शन है ना, वो कहाँ पे देखने को मिल रहा है, बी वाले मिल रहा है। ब्लू लिटमस टर्न रेड, ब्लू जो है वो रेड में हो जाएगा, और रेड लिटमस रिमेन रेड। और कारण केवल ये कि ऐसा करने से जो कंपाउंड मिल रहा है मुझे वाटर के साथ रिएक्ट होने के बाद, ये कैसा है, नॉन मेटलिक ऑक्साइड जो एसिड को स्टोर करता है। और एसिड के केस में ये ब्लू लिटमस रेड में कन्वर्ट होता है, और रेड लिटमस रिमेन रेड में ही रहता है। वेरी गुड, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ मेलिएबल एंड पुअर कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। बेटा एक तो ये बी वाला जो है ना, वो मेलिएबल नहीं होता, सही से इसको हम लोग क्या शीट नहीं बना सकते। करेक्ट ऑप्शन कौन सा होगा, मेलिएबल तो जिंक लीड है, लेकिन ये पुअर कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी में भी काउंट किया जाता है। तो करेक्ट आंसर कौन सा होगा, लेड होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन। अच्छा देखना, ये क्या है तुम्हारा, बायो वाला है। इसका आंसर मैं बता सकता हूँ। The organism is in which an outgrowth on the parent body develops into a new individual is yeast दिया हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। As compared to daytime, the amount of carbon dioxide released by the plant during night is more because major amount of carbon dioxide produced is used up for photosynthesis during daytime, है ना। डे टाइम में फोटोसिंथेसिस के लिए इसका यूज किया जा रहा है, ये आंसर दिया हुआ है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। रेजिस्टेंस ऑफ द वायर डज नॉट डिपेंड्स ऑन, रेजिस्टेंस ऑफ वायर किस पे डिपेंड करता था, एक डिपेंड करता था, रेजिस्टेंस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एल, रेजिस्टेंस इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, रेजिस्टेंस डिपेंड ऑन द नेचर ऑफ मटेरियल, एंड रेजिस्टेंस डिपेंड ऑन द टेम्परेचर। इन चार चीजों पे क्या था, रेजिस्टेंस की डिपेंडेंसी थी। इसके अलावा अगर मुझे कुछ दिखता है तो वही करेक्ट आंसर हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे मुझसे क्या पूछा गया, नॉट पूछा गया है, नॉट डिपेंड ऑन। रेजिस्टेंस डिपेंड ऑन लेंथ, रेजिस्टेंस डिपेंड ऑन एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, रेजिस्टेंस डिपेंड ऑन मटेरियल बट नॉट सेम। तो करेक्ट आंसर कौन सा होगा, सी। नेक्स्ट क्वेश्चन बताओ। चलो बात समझ ना क्वेश्चन की। देखो यहाँ पे क्वेश्चन में क्या बोला है कि द शेप ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस प्रोड्यूस्ड फर्स्ट इनसाइड ए सोलेनॉइड। सोलेनॉइड क्या था पता है, सोलेनॉइड ये था कि एक स्ट्रक्चर जहां पे हम लोगों ने क्या यूज किया था, एक सॉफ्ट आयरन यूज किया था। इस सॉफ्ट आयरन के ऊपर बाउंड करते हैं क्या, कॉइल को,
इस तरीके से, किस तरीके से, इस तरीके से, ठीक है, इस तरीके से बाउंड किए थे। और रीजन था क्या, ताकि एक वेरिएबल मैग्नेटिक फील्ड को प्रोड्यूस कर दिया जाए, और इसको कनेक्ट कर दिया गया था किससे, सप्लाई वोल्टेज से। देन इसके बाद जहां से इस तरीके से करंट जा रहा था ना, उसके बेसिस पे हम लोग को एक मैग्नेटिक फील्ड मिल रही थी। वो मैग्नेटिक फील्ड कुछ इस डायरेक्शन, इस तरीके से थी। इनसाइड सोलेनॉइड वो कुछ इस तरीके से थी, है ना, इस तरीके से थी, ठीक है। ये अगर नॉर्थ पोल है और ये साउथ पोल है तो कैसा मूव करती थी, ये इस तरीके से मूव करती थी, ठीक है, इस तरीके से, है ना। डायरेक्शन कैसा था, फ्रॉम नॉर्थ टू साउथ था, फ्रॉम नॉर्थ टू साउथ था, ठीक है। यहाँ तक तो ठीक है। इनसाइड द मैग्नेट, ये सॉफ्ट आयरन कैसा था डायरेक्शन, ये कुछ इस तरीके का डायरेक्शन था, ठीक है। अब देखो पूछा क्या है, द शेप ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस प्रोड्यूस्ड इनसाइड सोलेनॉइड। देखो इनसाइड सोलेनॉइड ना, मैग्नेटिक फील्ड लाइन कैसी होती है, स्ट्रेट होती है। मैंने बताया था कि इस तरह की कॉइल को बाउंड करने का रीजन केवल ये, कि ताकि मुझे एक यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड मिल पाए। ये मैग्नेटिक फील्ड जो यूनिफॉर्म मिलती है ना, वो कैसी होती है, अगर यूनिफॉर्म की बात की जाए तो हमेशा मैग्नेटिक फील्ड का जो डिस्प्ले होता है ना, वो कुछ इस तरीके से दिखाया जाता है। किस तरीके से, ऐसा दिखाया जाता है कि इनके बीच का जो गैप है ना, वो कैसा हो, इक्वल हो। और दूसरी कहानी क्या है, ये सारे के सारे कैसे हो, स्ट्रेट लाइन। तो इनसाइड ए सोलेनॉइड के अंदर के जो मैग्नेटिक फील्ड की जो लाइंस होती है ना, वो कैसी होती हैं, स्ट्रेट होती हैं। पहले वाले केस के लिए तो कैसा होगा, तो स्ट्रेट होगा। देन इसके बाद सेकंड केस समझना, अराउंड ए स्ट्रेट कंडक्टर। अगर मेरे पास एक स्ट्रेट कंडक्टर है, एक स्ट्रेट कंडक्टर का एग्जांपल देना चाहें तो देखना, ध्यान समझना कि इस तरीके का अगर स्ट्रेट कंडक्टर मैंने एक एग्जांपल के फॉर्म में बताया था, ऐसा कि ये मेरे पास कार्डबोर्ड है, और इस कार्डबोर्ड से एक स्ट्रेट वायर को इस तरीके से पास कर दिया गया, उसको कनेक्ट कर दिया गया क्या, एक सप्लाई वोल्टेज से। इसके बाद जो यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होगी ना, उसका पाथ कैसा होगा, वो कैसा होगा, उसकी लाइंस, ये क्या कर्व लाइक स्ट्रक्चर होगा, सर्कुलर पाथ में होगा, है ना। वही चीज यहाँ पे कहने का मतलब है कि अराउंड ए स्ट्रेट वायर कंडक्टर, अराउंड ए स्ट्रेट कंडक्टर जो होगा वो क्या होगा, करंट, जो करंट की वजह से मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होगी वो कैसी होगी, सर्कुलर होगी। इसका मतलब क्या, फर्स्ट वाले केस में स्ट्रेट एंड सेकेंड वाले केस में वो कैसा, सर्कुलर। कहानी में और भी ये बताया गया था कि बोथ कैरिंग करंट ऑफ द सेम मैग्नीट्यूड। यहाँ पे जितना करंट मूव हो रहा है, सेम वही करंट अगर यहाँ पे मूव होगा, तो उस केस की बात की गई। अच्छा करंट तो ठीक है, ये मैग्नीट्यूड पे डिपेंड करता है, अदरवाइज जो मैग्नेटिक फील्ड लाइन की जो डायरेक्शन होते हैं ना, ये जो लाइंस होती है ना, इनका जो पैटर्न होता है, वो करंट पे तो नहीं डिपेंड करता, क्योंकि यहाँ पे जो सर्कुलर पाथ है ये कभी भी स्ट्रेट नहीं हो जाएगा, करंट अगर इंक्रीज भी करें या डिक्रीज भी करें। वही कहानी यहाँ पे सोलेनोइड के अंदर जो मैग्नेटिक फील्ड है ना, इसका जो पाथ होगा ना, वो कैसा, स्ट्रेट लाइन जैसा ही होगा, करंट इंक्रीज करें या डिक्रीज करें। तो करंट तो उन्होंने बस बता दिया है कि अगर सेम रखा जाए करंट तो, अदरवाइज करंट नहीं भी बताते ना, तब भी इनका जो पैटर्न था ना, वो सोलेनोइड के अंदर कैसा होगा, स्ट्रेट होगा। और एक वायर की वजह से कैसा होगा, सर्कुलर होगा। तो करेक्ट ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, फर्स्ट वाला हो जाएगा, ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, देख बेटा ये भी फिलहाल कैसा है, बायो का है, ट्राई करना। इसका आंसर तो यही दे रहा है, ये इंपॉर्टेंट टर्म था। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। फाइंड करने के लिए देखो मेरे पास क्या है, ये वर्क है ना। और मुझे फाइंड करना है वर्क, और अपने पास दिया क्या है, चार्ज दिया हुआ है, दैट इज 3 कूलम, एंड अक्रॉस 2 पॉइंट्स हैविंग ए पोटेंशियल डिफरेंस कितना, वी दिया हुआ है कितना, 12 वोल्ट, ठीक है। और मुझे पता है एक बढ़िया सा रिलेशन, v इज इक्वल टू क्या होता है, डब्ल्यू अपॉन क्यू होता है। देखो कितना इजी सा क्वेश्चन आ गया था ना। डब्ल्यू इक्वल टू क्या हो जाएगा, v इंटू क्यू हो जाएगा। v अपने पास कितना दिया, 12 दिया, और ये 3 हो जाएगा कितना, 36 जूल हो जाएगा। वेरी गुड, है ना, बहुत बढ़िया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। अगर मैं कॉन्वेक्स लेंस की बात करूं तो ये कॉन्वेक्स लेंस पे अपने पास 6 केसेस थे। फिलहाल ये जो पूछ रहे हैं ना कि ऑब्जेक्ट को कहाँ प्लेस किया जाए, 2f के बियॉन्ड प्लेस किया जाए। मतलब यहाँ पे अगर कोई ऑब्जेक्ट है तो इमेज कहाँ पे बनेगी, इमेज कहाँ बनेगी, ये मेरे पास F1 है, ये F1 है, और ये कैसा है, ये F2 है, और ये कैसा है, 2f2 है ना। तो ये जो इमेज बनेगी वो कहाँ पे बनेगी, इन बिटवीन F2 बनेगी, और कैसी होगी, रियल इन्वर्टेड डिमिनिश्ड होगा, ठीक है। वेरी गुड, नेक्स्ट क्वेश्चन। जब कभी भी लाइट का ब्रेकिंग होता है ना, किसमें, प्रिज्म में, तो यही टॉपिक डिस्पर्जन ऑफ लाइट कहलाता है, जहां पे एक व्हाइट लाइट 7 डिफरेंट कलर्स में ब्रेक हो जा रही होती है ना। ये 7 डिफरेंट कलर में, जहां पे विबग्योर के फॉर्म में, है ना।
इस तरीके से निकलती हैं। और यहाँ पे वेवलेंथ का और शायद ध्यान हो तो इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है किसका, एंगल ऑफ बेंडिंग, जितनी कितनी बेंड हो रही है उसका रिलेशन इनवर्सली प्रोपोर्शनल के साथ था, है ना। फिलहाल यहाँ पे जो डिस्पर्जन ऑफ लाइट फेनोमेना है वो रिप्रेजेंट करती है किसमें, इस ग्लास पेज में जो लाइट का डिफरेंट कलर में स्प्लिट हो जाना। देखो असर्शन रीजन में ये कुछ ऑप्शन दिए हुए हैं, देखना। पहला 17 वाला, इसका आंसर क्या होगा बताना। बेटा देखना यहाँ पे ये जो लिखा है ना कि रेनबो इज एन आर्टिफिशियल स्पेक्ट्रम ऑफ व्हाइट लाइट अपीयरिंग इन द स्काई आफ्टर रेन शॉवर। मतलब यहाँ पे ये आर्टिफिशियल स्पेक्ट्रम नहीं है, ये तो नेचुरल स्पेक्ट्रम है ना। कि जो रेन ड्रॉपलेट जो आ रही हैं वो एक प्रिज्म के जैसा, हर एक रेन ड्रॉप जो है वो प्रिज्म के जैसा ट्रीट हो रहा है। और सन से जो रिलीज होने वाली व्हाइट रेज है वो कन्वर्ट हो रही है किसके फॉर्म में, 7 डिफरेंट कलर्स के फॉर्म में। तो ये एक नेचुरल स्पेक्ट्रम है ना, ये आर्टिफिशियल नहीं है। इसलिए ये तो फॉल्स है, पर ये क्या है, ट्रू है। डी ऑप्शन आ जाएगा यहाँ पे। ठीक है, डी ऑप्शन आ जाएगा किसके लिए, 17 के लिए। ठीक है, ये नेचुरल स्पेक्ट्रम होता है। और ये तो जो रीजन दिया हुआ है ना वो करेक्ट है, पर असर्शन जो है वो कैसा है, फॉल्स है। तो डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 18 का। यहाँ पे सोडियम क्लोराइड प्रेसिपिटेट नहीं है। प्रेसिपिटेट कौन सा है, ये वाला कलर बताओगे कौन सा है इसका। इसका कलर कैसा है, व्हाइट है। ये पीपीटी नहीं होता, ये पीपीटी नहीं है। अच्छा, दूसरा वाला ऑप्शन क्या देखना, व्हेन एन aqueous solution इज एडेड टू अनदर aqueous solution। यहाँ पे मैंने आपको बताया था ना कि जब कभी हम लोग पीपीटी सॉल्यूशन की बात, पीपीटी रिएक्शन की बात करते हैं तो इसमें सारे के सारे क्या होते हैं, एक्वस ही होते हैं, है ना। एक्वस होते हैं, बस केवल एक एक्वस नहीं होता है जो पीपीटी फॉर्म कर लेता है। ठीक है, ये कैसा होता है, सॉलिड हो जाता है। व्हेन एन aqueous solution इज एडेड टू अनदर aqueous solution, एक एक्वस को दूसरे एक्वस के साथ मिला दिया गया, एन इनसॉल्युबल सब्सटेंस इज फॉर्म्ड व्हिच इज कॉल्ड प्रेसिपिटेट। बिल्कुल, है ना। जो इनसॉल्युबल सब्सटेंस होता है जिसका स्टेट कैसा होता है, सॉलिड होता है, वही क्या कहलाता है, प्रेसिपिटेट कहलाता है, जिसकी वजह से ये रिएक्शन क्या कहलाने लगता है, प्रेसिपिटेट रिएक्शन कहलाने लगता है। तो ये तो ट्रू है, पर असर्शन क्या है, फॉल्स है। इसलिए करेक्ट आंसर इसके लिए क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा। वेरी गुड। 19 देखो। चलो, इसका ऑप्शन इन्होंने बी दिया हुआ है। बी का मतलब ये बताना ये चाह रहे हैं कि ए और बी क्या है, ट्रू है, बट आर इज नॉट द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए, ऐसा इन्होंने बताया है आज समय। 20 का बताओ। कोई नहीं, इसका भी ऑप्शन क्या दिया इन्होंने, बी दिया हुआ है। ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। हाँ, ये भी क्या है, बायो है। ये भी क्या है, बायो है। और ये भी क्या है, बायो है। ठीक है, चाहो तो स्क्रीनशॉट ले लो, ट्राई करना इसको। सही है। बाकी आगे बढ़ते हैं, है ना। देखो ये वाला क्वेश्चन देखो। देखो एक बढ़िया सा क्वेश्चन है ना ये। इसमें बहुत सारी इंफॉर्मेशन ये मिल पाएगी कि कौन से मेटल्स जो होते हैं ना वो रिएक्ट करते हैं किस वाटर के साथ रिएक्ट करते हैं, है ना। एक ही क्वेश्चन में, 2 मार्क्स के क्वेश्चन में बहुत सारी इंफॉर्मेशन पूछ ली है। तो इसका मैं सॉल्यूशन आपको बता देता हूँ, है ना। सॉल्यूशन बता देता हूँ ताकि चीजों को याद रख पाओ या कहीं पे नोट कर पाओ। क्वेश्चन बोल रहा है कि अ मेटल ए रिएक्ट वायलेंटली विद कोल्ड वाटर एंड द गैस कैच फायर, है ना। यहाँ पे बोला गया है क्या कि जो मेटल ए है ना वो किसके साथ रिएक्ट करता है, कोल्ड वाटर के साथ रिएक्ट करता है। कोल्ड वाटर के साथ। तो देखो कोल्ड वाटर के साथ रिएक्ट करने वाले जो मेटल होते हैं ना वो क्या क्या होते हैं, या तो पोटेशियम हो सकता है या फिर क्या हो सकता है, सोडियम हो सकता है। ये दोनों ही क्या करते हैं, इजिली कोल्ड वाटर के साथ रिएक्ट कर जाते हैं। ठीक है। तो ए में या तो लिख सकते हैं पोटेशियम या फिर क्या लिख सकते हैं, सोडियम लिख सकते हैं। और दोनों के ही रिएक्शन में क्योंकि ये रिएक्ट हो जाते हैं तो रिजल्ट के फॉर्म में H2 गैस को रिलीज करते हैं। फिलहाल अपने पास H2 के बारे में इंफॉर्मेशन नहीं पूछी गई है, ये पूछे क्या है, ए बी सी डी कौन कौन से मेटल्स हैं। तो यहाँ पे ए जो है वो क्या हो सकता है, पोटेशियम हो सकता है, ये क्या है, पोटेशियम है। और या फिर क्या हो सकता है, सोडियम हो सकता है। ठीक। अनदर मेटल बी व्हेन डिप्ड इन वाटर स्टार्ट फ्लोटिंग। ध्यान रखना कि जब कभी भी कुछ खास मेटल को अगर डिप किया जाता है किसमें, वाटर में, तो ये क्या करने लगते हैं, फ्लोट करने लगते हैं। और वो मेटल जो होते हैं वो क्या है, एक तो है कैल्शियम और दूसरा कौन सा है, मैग्नीशियम। ये दो मेटल ऐसे हैं जो वाटर में क्या करते हैं, फ्लोट करने लगते हैं। ठीक है। देन नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। द मेटल सी डज नॉट रिएक्ट आइदर विद कोल्ड और हॉट वाटर। मतलब क्या, ये केवल स्टीम से रिएक्ट करता है, ना तो कोल्ड वाटर से और ना
हॉट वाटर से। ये केवल किससे रिएक्ट करते हैं? स्टीम से रिएक्ट करते हैं। ऐसे मेटल जो होते हैं वो कौन कौन से होते हैं? देखो, एक तो आपका क्या सी की बात कर रहे हैं ना, एक आपका आयरन हो गया, एक आपका जिंक हो गया, और एल्यूमिनियम। ये तीन मेटल ऐसे हैं जो ना तो रिएक्ट करते हैं किसके साथ, नाइदर कोल्ड वाटर के साथ और नॉर हॉट वाटर के साथ। ना तो कोल्ड वाटर ना हॉट वाटर के साथ इनका रिएक्शन देखने को मिलता है। ये केवल किसके साथ रिएक्ट करते हैं? स्टीम के साथ। बहुत बढ़िया सा क्वेश्चन है, इसको जरूर देखना ध्यान से और इसको नोट करके रखना। देन नेक्स्ट पूछा गया कि द मेटल डी डज नॉट रिएक्ट विथ वाटर एट ऑल। ये जो मेटल डी है ना, ये रिएक्ट ही नहीं करता है किसी के साथ। किसी के साथ मतलब वाटर के साथ रिएक्ट ही नहीं करता है ना। और ऐसे जो मेटल होते हैं वो कौन कौन से होते हैं? देखो, एक तो होता है क्या, कॉपर होता है, एक होता है आपका क्या, सिल्वर होता है, एक गोल्ड, और एक और होता है जिसे बोलते हैं क्या, लेड। ठीक है, ये चार मेटल ऐसे हैं जो ये रिएक्ट ही नहीं करते, है ना, डज नॉट रिएक्ट विथ वाटर। ये वाटर के साथ रिएक्ट ही नहीं करते। ठीक है, इस चीज को ध्यान रखना, बहुत इंपॉर्टेंट बढ़िया सा क्वेश्चन था 2 मार्क्स के लिए। When two compounds, namely sodium chloride and calcium chloride, are heated directly, क्या किया जाए? अगर सोडियम क्लोराइड को और कैल्शियम क्लोराइड को अगर क्या कर दिया जाए, डायरेक्टली हीट दे दी जाए, इन्हें क्या दी जाए, हीट दे दी जाए, है ना, देन इनसे ये पूछा गया है कि 1 by 1 ऑन द फ्लेम ऑफ अ बर्नर दे इम्पार्ट डिफरेंट कलर टू द फ्लेम। ऐसा होने पे ये फ्लेम अलग अलग कलर की शो करते हैं। नेम द कलर इम्पार्टेड बाई फर्स्ट सोडियम क्लोराइड एंड सेकेंड कैल्शियम क्लोराइड। तो इसको भी ध्यान रखना बेटा कि ये जो जब कभी भी सोडियम क्लोराइड को हम लोग हीट करते हैं ना, तो ये जो फ्लेम रिलीज करती है वो किस कलर की होती है? येलो कलर की होती है। और जो कैल्शियम क्लोराइड होती है वो किस कलर की फ्लेम रिलीज करती है? ये ब्रिक रेड कलर की फ्लेम को रिलीज करती है। ठीक है, ये कुछ कुछ चीजें याद करने वाली हैं, इनको जरूर नोट करना, है ना, क्योंकि ये आपके क्वेश्चन पेपर में आए हुए टर्म्स हैं और लेटेस्ट वाले में ही है, इसका मतलब ये सब कुछ है। हो सकता है पेपर में अगर इससे रिलेटेड क्वेश्चन आ जाए तो ऐसे डायरेक्टली ना आए, तो कुछ इसी तरह के क्वेश्चन को घुमा के पूछा जा सकता है। देन नेक्स्ट पार्ट देखना, ये फर्स्ट पार्ट का तो ये आंसर होगा। सेकेंड पार्ट का आंसर क्या हो जाएगा, देखना। आर दीज कंपाउंड soluble in organic solvent such as kerosene or petrol? जस्टिफाई योर आंसर। बात समझो, क्योंकि देखो NaCl की बात करें या फिर हम लोग किसकी बात करें, कैल्शियम क्लोराइड की बात करें, दोनों ही क्या है, आयनिक कंपाउंड है। क्या है? आयनिक कंपाउंड है। और आयनिक कंपाउंड की खास प्रॉपर्टी होती है कि ये सॉल्युबल होते हैं किसमें, वाटर में। ठीक है, बट इनसॉल्युबल इन इनसॉल्युबल इन ऑर्गेनिक कंपाउंड्स, ऑर्गेनिक सॉल्वेंट। ठीक है, ये क्या होते हैं, ये इनसॉल्युबल होते हैं किसमें, ऑर्गेनिक सॉल्वेंट में, जबकि इजिली इनको डिसॉल्व किया जा सकता है किसमें, वाटर में। तो क्योंकि ये आयनिक कंपाउंड है इस वजह से ये इजिली डिसॉल्व नहीं हो सकते या सॉल्युबल नहीं हो सकते किसमें, ऑर्गेनिक सॉल्वेंट लाइक केरोसिन और पेट्रोल। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। स्टेट फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल। फ्लेमिंग्स ने एक रूल दिया था, है ना। वो रूल क्या था कि जिसकी बेसिस पे हम लोग ये पता कर सकते हैं कि अगर मेरे पास क्या दिया हुआ है, मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू दी हुई है, इलेक्ट्रिक करंट की वैल्यू दी हुई है, तो मैं फाइंड कर सकता था क्या, कि मोशन या फोर्स किस डायरेक्शन में होगा। ठीक है, ये क्वेश्चन, ये वाला जो टर्म है ये पता तो होगा ही। इसके लिए अपने पास बढ़िया सा एक डायरेक्शन ड्रॉ कर सकते थे, किस तरीके से, कुछ इस तरीके से कि अगर जो आपका कौन सी फिंगर, इंडेक्स फिंगर अगर मैग्नेटिक फील्ड को रिप्रेजेंट करती है, ये कौन सी फिंगर रिप्रेजेंट कर रहे हैं, इंडेक्स फिंगर। ठीक है, इंडेक्स फिंगर जो है वो किसको रिप्रेजेंट कर रही है, मैग्नेटिक फील्ड को रिप्रेजेंट कर रही है। और जो आपके पास मिडिल फिंगर है ना, ये मिडिल फिंगर जो है ये किसको रिप्रेजेंट कर रही है, करंट को रिप्रेजेंट कर रही है, आई करंट को रिप्रेजेंट कर रही है। ठीक है, देन इसके बाद जो थर्ड जो थंब होगा ना, ये मैं थंब से रिप्रेजेंट कर रहा हूं, ये क्या है, थंब है। ये क्या रिप्रेजेंट करेगा, डायरेक्शन ऑफ फोर्स को रिप्रेजेंट करेगा। ठीक है, इसका स्टेटमेंट भी बढ़िया सा था, वो मैंने आपको बताया हुआ है। तो इस चीज को हम लोग को ये फर्स्ट वाले पार्ट में लिखना था। देन सेकेंड वाले पार्ट में देखना, एन इलेक्ट्रॉन एंटर्स अ मैग्नेटिक फील्ड एट द राइट एंगल टू इट एज सोन इन द फिगर। ये देखो जैसा फिगर में दिया हुआ है,
यूज फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल टू डिटरमाइन द डायरेक्शन ऑफ द फोर्स एक्सपीरियंस बाय द इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रॉन की वजह से इसको कैसा फोर्स फील होगा ये मुझे बताना है ना। इसको प्लेस करना अपने पूरे पूरे फिंगर्स को इस तरीके से ऐसा प्लेस करना। देखो इलेक्ट्रॉन का फ्लो तो कैसा है, अपवर्ड डायरेक्शन में है, इसका मतलब करंट का डायरेक्शन कैसा होगा, करंट का डायरेक्शन डाउनवर्ड डायरेक्शन में होगा। तो करंट के लिए मुझे क्या करना होगा, अपनी जो मिडिल फिंगर है, ये करंट जो रिप्रेजेंट कर रहा है ना, ये क्या है, ये मिडिल फिंगर है। ठीक है, मिडिल फिंगर है। ठीक है, तो करंट को मुझे कहाँ प्लेस करना है, डाउनवर्ड डायरेक्शन में। मैग्नेटिक फील्ड को कहाँ प्लेस करना है मुझे, लेफ्ट साइड में। ऐसा करने के बाद जो आपको जो थंब मिलेगा ना, वो थंब कैसा मिल रहा होगा, प्लेन के, कैसा, प्लेन के अंदर जाता हुआ फील कर रहा होगा, है ना, इनटू दी प्लेन दिख रहा होगा। यहाँ पे जो फोर्स का डायरेक्शन होगा वो कैसा होगा, इनटू दी प्लेन। ठीक है, मतलब ये रहा किसका डायरेक्शन, डाउनवर्ड डायरेक्शन में होगा मिडिल फिंगर, है ना। और इस डायरेक्शन में लेफ्ट साइड में आपका कौन सा आएगा, इंडेक्स फिंगर। देन जो थंब आएगा ना, वो अंदर की तरफ जाएगा बेटा, अंदर की तरफ ना, अंदर की तरफ होगा, प्लेन के अंदर की तरफ होगा, जो रिप्रेजेंट कर रहा होगा किसे, फोर्स को रिप्रेजेंट कर रहा होगा। ठीक है, ये वाला पार्ट यहाँ पे पूछने की कोशिश की गई थी। ठीक है, देन नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन तो अच्छा ये रहा, 26 नंबर। फाइंड द मैग्निफिकेशन ऑफ द इमेज फॉर्म बाय द स्फेरिकल मिरर फ्रॉम द फॉलोइंग डेटा, है ना। तो ये 20 का जो ए पार्ट है ना, इसको देखो करने के लिए मुझे कायदे से अगर लिखना हो तो कैसा लिखेंगे, सबसे पहले गिवन वाले टर्म लिखेंगे कि यू मेरे पास क्या दिया हुआ है, मेरे पास एफ क्या दिया हुआ है। ठीक है, ये सारी चीजें। एंड देन मुझे क्या फाइंड करना है, मैग्निफिकेशन फाइंड करना है, ये भी यहाँ पे लिख सकते हैं, टू फाइंड क्या, मैग्निफिकेशन। सॉल्यूशन में कैसा लिखेंगे, क्योंकि मुझे पता है, वी नो दैट मैग्निफिकेशन या लीनियर मैग्निफिकेशन क्या होता है, माइनस वी बाई यू होता है। अच्छा मेरी बात और समझो, यहाँ पे मेरे पास क्या है, v की वैल्यू नहीं है, तो स्टार्टिंग कहाँ से करेंगे, सबसे पहले फाइंड करेंगे क्या, मिरर फॉर्मूले का यूज करके v फाइंड कर लेंगे, है ना। बाय यूजिंग मिरर फॉर्मूला, 1/f इक्वल टू 1/v माइनस, क्या हो जाएगा, सॉरी माइनस क्यों, प्लस, मिरर फॉर्मूला है ना, तो यहाँ पे क्या यूज करेंगे, प्लस यूज करेंगे, 1/u। एफ की वैल्यू कितनी, माइनस का 15। एंड देन v की वैल्यू मुझे फाइंड करनी है, माइनस का 1/20। तो यहां से जब v की वैल्यू फाइंड करेंगे कितना आ जाएगा, 1/20 माइनस 1/15 इक्वल टू, ये कुछ ऐसा, ये कितना हो जाएगा 60। और ये हो जाएगा 3 माइनस 4 इक्वल टू कितना, 1/v। तो v की वैल्यू कितनी हो जाएगी, माइनस का 60 सेंटीमीटर हो जाएगी। ऐसे क्या रहा है क्या, ये आ गया मेरे पास क्या, v की वैल्यू। और अब मुझे जो फाइंड करना है, वो मैग्निफिकेशन का यूज करके मैं फाइंड कर सकता हूँ, दैट इज माइनस वी अपॉन यू। माइनस का मतलब क्या, माइनस वी का मतलब माइनस 60, और डिवाइड बाई यू की वैल्यू कितनी है, ये -20 दी हुई है। ठीक है, इसे सॉल्व करेंगे तो -3 करेक्ट आंसर आ जाएगा। सही है। अच्छा, अगर सेकेंड पार्ट को भी कंप्लीट करें ना, कौन सा वाला पार्ट, ये सेकेंड वाला पार्ट, बी वाला, ये भी बहुत इजी था। ड्रॉ ए लेबल्ड रे डायग्राम फॉर द इमेज फॉर्मेशन बाय कॉनकेव मिरर व्हेन एन ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड बिटवीन सेंटर ऑफ कर्वेचर एंड फोकस। मतलब क्या, कि एक मुझे कॉनकेव मिरर यूज करना है। इस कॉनकेव मिरर में ये हो जाएगा क्या, ये वो पार्ट जहां पे कोटिंग कर रखी है, ये हो जाएगा क्या, प्रिंसिपल एक्सिस। और इस पे ये जहां पे कट कर रहा होता है, ऐसे के बाद क्या बोलते हैं, पोल बोलते हैं। ये होता है फोकस, ये होता है क्या, सेंटर ऑफ कर्वेचर। ठीक है, कॉनकेव मिरर है। देन इसके बाद मुझे ऑब्जेक्ट कहाँ पे प्लेस करना है, व्हेन ऑब्जेक्ट इज प्लेस बिटवीन सेंटर ऑफ कर्वेचर एंड फोकस। तो यहां से मुझे दो रेस को ड्रॉ करना है ना। दो रेस कौन कौन सी, देखो, एक रे तो पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस, देन आफ्टर रिफ्लेक्शन इट विल पास इट फ्रॉम फोकस, यहां से पास हो जाएगी। और इसमें एरो जरूर बनाएंगे, एरो नहीं बनाएंगे तो नंबर कट सकते हैं भाई, ध्यान देना इसका। ठीक है, एंड दूसरी कहानी क्या, कि अपने पास कहां से पास होगी, अगर ये फोकस से पास होती है तो ये आफ्टर रिफ्लेक्शन पैरेलल टू हो जाएगी क्या, प्रिंसिपल एक्सिस। लेकिन ध्यान रखना एक चीज क्या, कि इसको जो मुझे ड्रॉ करना है ना, वो कैसा ड्रॉ करना है, मुझे ये दिखाना है कि ये जो लाइट रे होगी ना, ये अगर फोकस से ऐसी पास हो रही होगी, फोकस से पास हो रही होगी, तो ये लाइट रे जो है वो बियॉन्ड सी में जाके कहीं पे मीट करेगी। मुझे ऐसा करके दिखाना है, क्योंकि मुझे पता है ये वाला केस कौन सा है। ठीक है, और क्योंकि ये यहाँ पे मीट हो रही है, इस वजह से इमेज जो बनेगी वो कैसी होगी, रियल एंड इन्वर्टेड होगी। कैसी, रियल एंड इन्वर्टेड होगी। ठीक है, और ये जो ऑब्जेक्ट है उसको किस से मेंशन करेंगे, ए बी से। इसे किससे मेंशन करेंगे, ए डैश बी डैश से। ठीक है, बाकी तो और कुछ बताया नहीं गया है इसमें बताने के लिए, इतना सफिशियंट है। और अगर कुछ एक्सप्लेनेशन देना चाहते हो तो ये दे सकते हैं कि यहाँ से ये डिस्टेंस क्या है, अपने पास यू की है, ये डिस्टेंस जो है वो क्या है,
वी है, और यहां से एफ से जो डिस्टेंस है ये क्या है, एफ है। ठीक है, ये सारी इंफॉर्मेशन देके अगर और अच्छे से लिखना चाहते हो, वैसे है 2 मार्क्स का, इतना सफिशियंट है। लिखना चाहते हो तो कैसे लिख सकते हैं, ए बी जो है वो क्या है, हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट। इस तरीके से सारी चीजें और ऐड कर सकते हैं, है ना। ए डैश बी डैश जो हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, हाइट ऑफ इमेज। ठीक है, ये सारी चीजें मेंशन कर सकते हैं। एफ क्या है, अंडर यू क्या है, एंड बी क्या है, ये सारी चीजें और ऐड कर सकते हैं तो पूरे मार्क्स मिल जाएंगे। ठीक है बेटा, फिलहाल आज तक यहीं तक रह देते हैं।